नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का इस ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी यात्रा में हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा युवा खड़ा है जिसके पास न तो असीम धन है, न कोई स्थायी सत्ता और न ही कोई ऐसा सिंहासन जिस पर बैठकर वह स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कह सके। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सपना है जो किसी भी साम्राज्य से बड़ा है। वह सपना है अपने नाम को समय की धूल से परे अमर कर देने का। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसके एक निर्णय ने इतिहास की दिशा बदल दी, जिसने युद्ध भूमि में अपनी तलवार से जितनी विजय प्राप्त की, उससे कहीं अधिक लोगों के मन पर अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से अधिकार स्थापित किया, जिसने रोमन गणराज्य को उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी दी और सबसे बड़ा संकट भी, जिसने अपने मित्रों को सम्मान दिया, अपने शत्रुओं को क्षमा किया, लेकिन अंततः उसी क्षमा ने उसके जीवन का सबसे दुखद अध्याय लिख दिया। वह व्यक्ति था जूलियस सीजर। जब भी महान विजेताओं का नाम लिया जाता है तो सिकंदर, चंगेज खान और नेपोलियन के साथ एक नाम और गूंजता है, जूलियस सीजर। लेकिन यह केवल युद्ध जीतने वाले सेनापति की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने बचपन में अपमान देखा, युवावस्था में संघर्ष सहा, राजनीति की गहरी चालें सीखी, असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध जीते और फिर ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां से नीचे केवल ईर्ष्या, षड्यंत्र और विश्वासघात दिखाई देता था। क्या वास्तव में सीजर सत्ता का भूखा था, या वह रोम को एक नया भविष्य देना चाहता था? क्या वह तानाशाह था, या अपने समय से बहुत आगे सोचने वाला दूरदर्शी शासक? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब उसके चारों ओर हजारों सैनिक थे, तब भी वह अपने ही मित्रों के हाथों क्यों मारा गया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं उस जीवन में जो किसी उपन्यास से भी अधिक रोमांचकारी है। इस कथा में आपको युद्ध की गर्जना सुनाई देगी, राजनीति की फुसफुसाहट महसूस होगी, मित्रता की गर्माहट मिलेगी और विश्वासघात की ठंडी तलवार का दर्द भी। हर अध्याय आपको रोम की भीड़-भाड़ वाली गलियों, विशाल महलों, रक्त रंजित युद्ध भूमियों, सीनेट के भव्य प्रांगणों और इतिहास के उन निर्णायक क्षणों तक ले जाएगा जहां लिए गए एक-एक निर्णय ने आने वाली सदियों का भविष्य तय किया। तो आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं उस युग में जहां एक साधारण बालक धीरे धीरे इतिहास का सबसे प्रभावशाली शासक बनने की ओर बढ़ रहा है। यदि आपको इतिहास की ऐसी जीवंत कहानियां सुनना पसंद है तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। अपने विचार हमें टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक तथा ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आइए आरंभ करते हैं। अध्याय एक असाधारण बालक का उदय। रोम, एक ऐसा नगर जिसकी गलियों में साम्राज्य की महत्वाकांक्षा सांस लेती थी, जहां हर सुबह सत्ता की नई योजनाएं जन्म लेती थीं और हर रात किसी न किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति का सपना टूट जाता था। विशाल पत्थरों से बनी सड़कों पर सैनिकों के कदमों की आवाज गूंजती थी। बाजारों में व्यापारी दूर दराज के देशों से लाई गई वस्तुओं का व्यापार करते थे, जबकि सीनेट भवन में बैठे प्रभावशाली लोग पूरे गणराज्य की दिशा तय करते थे। इसी रोम में जुलाई के एक दिन एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजने वाला था, गायस जूलियस सीजर। वह किसी साधारण परिवार में जन्मा बालक नहीं था। उसका परिवार प्रतिष्ठित जूलियाई वंश से संबंध रखता था। इस वंश के लोग स्वयं को देवी वीनस के वंशज मानते थे। यह गौरव अवश्य था, परंतु उस समय तक यह परिवार वैसी राजनीतिक शक्ति नहीं रखता था जैसी रोम के अन्य प्रभावशाली घरानों के पास थी। सीजर के पिता एक सम्मानित अधिकारी थे और उसकी माता ऑरेलिया अपनी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और चरित्र के लिए पूरे रोम में प्रसिद्ध थीं। इतिहासकारों का मानना है कि सीजर के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी माता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने पुत्र को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे बनाए रखा जाता है। बचपन से ही सीजर अन्य बच्चों से अलग दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह केवल खेलों में नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन, साहित्य और युद्ध कला में भी गहरी रुचि रखता था। उसे महान वीरों की कथाएं सुनना अत्यंत प्रिय था। जब भी कोई सैनिक किसी युद्ध का वर्णन करता, वह बड़े ध्यान से उसकी हर बात सुनता। उस समय रोम में राजनीति केवल विचारों का खेल नहीं थी,
वहां सत्ता पाने के लिए तलवारें भी उठती थीं और विश्वासघात भी होता था। इसी वातावरण में सीजर बड़ा हो रहा था, लेकिन भाग्य ने उसके बचपन को अधिक शांत नहीं रहने दिया। जब वह अभी युवावस्था की दहलीज पर ही पहुंचा था, तभी उसके पिता का निधन हो गया। अचानक परिवार की अनेक जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। जहां अधिकांश युवक अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं, वहीं सीजर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रहा था। इसी बीच रोम में एक भयानक राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया। रोम के शक्तिशाली नेता लूसियस कॉर्नेलियस सुल्ला ने अपने विरोधियों के विरुद्ध कठोर अभियान शुरू कर दिया। जिसने भी उसका विरोध किया, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अनेक प्रतिष्ठित परिवार नष्ट हो गए। सीजर भी इस संघर्ष में फंस गया। उसने कॉर्नेलिया नामक युवती से विवाह किया था, जो सुल्ला के कट्टर विरोधी परिवार से संबंध रखती थी। सुल्ला ने आदेश दिया कि यदि सीजर अपना विवाह समाप्त कर दे, तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। यदि वह चाहता, तो अपनी सुरक्षा के लिए पत्नी को छोड़ सकता था। अधिकांश लोग शायद ऐसा ही करते, लेकिन सीजर ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, पर उसके निर्णय ने संसार को बता दिया कि वह अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने वालों में से नहीं है। सुल्ला क्रोधित हो उठा। सीजर की संपत्ति छीन ली गई, उसके पद समाप्त कर दिए गए, उसके जीवन पर खतरा मंडराने लगा। उसे रोम छोड़कर भागना पड़ा। अब वह एक भगोड़ा था। वह कभी पहाड़ों में छिपता, कभी मित्रों के घरों में आश्रय लेता, तो कभी अंधेरी रातों में बिना रुके लंबी यात्राएं करता। कई बार वह सैनिकों की पकड़ में आते आते बचा, लेकिन संकटों ने उसे तोड़ा नहीं। उन्होंने उसे और मजबूत बना दिया। कुछ समय बाद प्रभावशाली लोगों की सिफारिश पर सुल्ला ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी बात कही जिसे इतिहास आज भी याद करता है। उसने कहा कि इस युवक में अनेक मारियस छिपे हुए हैं। एक दिन यही रोम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। उस समय शायद किसी ने इस भविष्यवाणी पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय स्वयं उसकी सच्चाई सिद्ध करने वाला था। रोम लौटने के बजाय सीजर ने सेना में सेवा करना उचित समझा। यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। उसने एशिया माइनर के अभियानों में भाग लिया। युद्ध भूमि पर उसने केवल साहस ही नहीं, बल्कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता भी दिखाई। एक भीषण युद्ध में उसने अपने साथियों का जीवन बचाया। उसके इस साहस के लिए उसे रोमन सेना का अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ। अब लोग उसे केवल किसी प्रतिष्ठित परिवार के युवक के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी सैनिक के रूप में पहचानने लगे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष थी। एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्री डाकुओं ने उसके जहाज पर हमला कर दिया। उन्होंने सीजर को बंदी बना लिया और फिरौती की मांग की। डाकुओं ने उसकी कीमत कम आंकी। उन्होंने जितनी धनराशि मांगी, उसे सुनकर सीजर स्वयं हंस पड़ा। उसने कहा कि वे उसकी वास्तविक कीमत ही नहीं जानते। उसने उनसे कहा कि वे उससे कहीं अधिक धन मांगे, क्योंकि वह उससे कम मूल्य का व्यक्ति नहीं है। डाकू उसकी बात सुनकर ठहाके लगाने लगे। उन्हें क्या पता था कि उनका बंदी कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे शक्तिशाली रोमन बनने वाला है। बंदी रहते हुए भी सीजर का आत्मविश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ। वह डाकुओं के साथ बातचीत करता, कविताएं सुनाता, खेल खेलता, और जब वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें मूर्ख कहकर हंस देता। कई बार वह मजाक में उनसे कहता कि जब वह मुक्त होगा, तब लौटकर उन सभी को सूली पर चढ़ा देगा। डाकू उसकी बातों को मजाक समझकर हंसते रहे। कुछ समय बाद फिरौती की धनराशि पहुंची और सीजर मुक्त हो गया, लेकिन उसने अपनी कही हुई बात नहीं भुलाई। स्वतंत्र होते ही उसने जहाजों का एक छोटा बेड़ा तैयार किया, उन डाकुओं का पीछा किया, उन्हें पकड़ लिया और अंततः लगभग वैसी ही सजा दिलवाई जैसी उसने बंदी रहते हुए कही थी। यह घटना पूरे रोम में फैल गई। लोग समझने लगे कि इस युवक की सबसे बड़ी विशेषता उसका साहस नहीं, बल्कि उसका अटूट आत्मविश्वास है। वह जो कहता है, उसे पूरा करके दिखाता है। यहीं से धीरे धीरे रोम के राजनीतिक गलियारों में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन सत्ता की सबसे कठिन सीढ़ियां अभी बाकी थीं। रोम उसका इंतजार कर रहा था, और रोम के इतिहास का सबसे महान तथा सबसे विवादास्पद अध्याय अभी शुरू होना शेष था। अध्याय 2, सत्ता की सीढ़ियां और रोम का महान गठबंधन। समुद्री डाकुओं को परास्त करने के बाद जब जूलियस सीजर रोम लौटा, तब वह पहले जैसा युवा नहीं रह गया था। कठिनाइयों ने उसके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास भर दिया था। अब उसके सामने केवल एक लक्ष्य था।
रोम की राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना। वह समझ चुका था कि रोम में केवल तलवार के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। यहां लोगों का विश्वास जीतना भी उतना ही आवश्यक था। इसलिए उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छोटे छोटे सार्वजनिक पदों से की। जहां भी उसे अवसर मिला, उसने अपनी योग्यता और परिश्रम से लोगों का दिल जीत लिया। सीजर एक प्रभावशाली वक्ता भी था। जब वह जनता के बीच बोलता, तो उसके शब्द सीधे लोगों के हृदय तक पहुंचते। वह केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों की नहीं, बल्कि साधारण नागरिकों और सैनिकों की भी बात करता था। धीरे धीरे रोम की जनता उसे अपना नेता मानने लगी। लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने अनेक सार्वजनिक उत्सवों और निर्माण कार्यों का आयोजन कराया। इन सब में बहुत धन खर्च हुआ। उसके पास इतना धन नहीं था, इसलिए उसने भारी ऋण लिया। उसके विरोधी उसका उपहास करते और कहते कि यह व्यक्ति कर्ज के सहारे राजनीति कर रहा है। लेकिन सीजर को अपने भविष्य पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि यदि जनता उसके साथ खड़ी हो गई, तो यह ऋण एक दिन महत्वहीन हो जाएगा। उसी समय रोम का सबसे धनी व्यक्ति था मार्कस लिसिनियस क्रैसस। उसने सीजर की प्रतिभा को पहचान लिया और आर्थिक सहायता देकर उसके राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। कुछ समय बाद सीजर को स्पेन के एक प्रांत का प्रशासन सौंपा गया। वहां उसने कुशल शासन और सफल सैन्य अभियानों से अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। वहीं एक दिन उसने सिकंदर महान की प्रतिमा देखी। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद उसकी आंखें भर आईं। साथियों ने कारण पूछा तो उसने कहा, जिस आयु में सिकंदर ने संसार को अपनी वीरता का परिचय दे दिया था, उस आयु में मैं अभी तक ऐसा कोई महान कार्य नहीं कर पाया हूं। यह केवल एक भावुक क्षण नहीं था, बल्कि उसके जीवन का संकल्प था। वह केवल सफल नहीं होना चाहता था, बल्कि इतिहास में अमर होना चाहता था। स्पेन से लौटने पर रोम की राजनीति पहले से अधिक जटिल हो चुकी थी। एक ओर महान सेनापति पोम्पी थे और दूसरी ओर अपार धन संपत्ति के स्वामी क्रैसस। दोनों प्रभावशाली थे, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। सीजर ने स्थिति को अलग दृष्टि से देखा। उसने दोनों को समझाया कि यदि वे आपस में संघर्ष करते रहे तो उनके विरोधी लाभ उठा लेंगे। लंबे प्रयासों के बाद उसने दोनों को एक साथ बैठाया। अंततः सीजर, पोम्पी और क्रैसस के बीच एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे बाद में प्रथम त्रिमूर्ति के नाम से जाना गया। इस गठबंधन ने रोम की राजनीति की दिशा बदल दी। अब सीजर ने रोम के सर्वोच्च निर्वाचित पद कौंसल के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उसके विरोधियों ने उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया। उस पर आरोप लगाए गए और उसके ऋणों को भी मुद्दा बनाया गया। लेकिन जनता उसके साथ थी। जब चुनाव के परिणाम आए तो जूलियस सीजर विजयी घोषित हुआ। कौंसल बनने के बाद उसने अनेक सुधार लागू किए। उसने भूमिहीन सैनिकों और गरीब नागरिकों के लिए भूमि वितरण की व्यवस्था की। जनता ने उसका स्वागत किया, लेकिन सीनेट के कई प्रभावशाली सदस्य उससे असहज होने लगे। उन्हें लगने लगा कि सीजर की बढ़ती लोकप्रियता भविष्य में उनके अधिकारों के लिए चुनौती बन सकती है। सीजर यह सब समझ रहा था। उसी समय उसे गौल प्रांत का शासन और वहां की सेनाओं का नेतृत्व सौंपा गया। बहुत से लोगों ने सोचा कि राजधानी से दूर जाने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि गौल की धरती ही जूलियस सीजर को इतिहास का सबसे महान विजेता बनाने वाली थी। रोम से विदा होते समय उसने पीछे मुड़कर एक बार राजधानी की ओर देखा। उसके सामने अनजाने युद्ध, कठिन यात्राएं और असंख्य चुनौतियां थीं। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि जब वह लौटेगा, तब केवल उसका भाग्य ही नहीं, बल्कि पूरे रोम का भविष्य बदल चुका होगा। अध्याय 3, गौल का विजेता। जब जूलियस सीजर गौल की ओर रवाना हुआ, तब रोम की सीनेट को विश्वास था कि वह राजधानी से दूर रहकर धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझल हो जाएगा। उनके विचार में सीमावर्ती प्रांतों में वर्षों तक युद्ध करने वाला कोई भी सेनापति अंततः थक जाता है और उसकी राजनीतिक शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन सीजर केवल युद्ध लड़ने नहीं जा रहा था, वह अपना भाग्य लिखने जा रहा था। गौल एक विशाल प्रदेश था। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, तेज बहती नदियां और असंख्य स्वतंत्र कबीले। वहां रहने वाले लोग निडर थे। वे अपने जीवन से अधिक अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते थे। रोम की सत्ता उनके लिए किसी विदेशी शासन से कम नहीं थी, इसीलिए वे अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार रहते थे। सीजर ने गौल पहुंचते ही युद्ध प्रारंभ नहीं किया। उसने सबसे पहले उस भूमि को समझा। उसने नदियों, पहाड़ों, जंगलों और कबीलों के स्वभाव का अध्ययन किया। वह जानता था कि केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते, बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक होती है।
उसी समय हेल्वेटी नामक एक शक्तिशाली कबीला अपने पूरे समुदाय के साथ नए क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था। यदि उन्हें रोका नहीं जाता तो रोम की सीमाएं असुरक्षित हो जाती। सीजर ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। उसने मार्गों की रक्षा करवाई, पुल बनवाए और ऐसी रणनीति बनाई कि शत्रु उसकी गति का अनुमान ही नहीं लगा सका। जब युद्ध आरंभ हुआ तो गौल के योद्धाओं ने पूरे साहस के साथ आक्रमण किया। उनके प्रहार तीव्र थे, लेकिन रोमन सेना अनुशासित थी। लंबे संघर्ष के बाद विजय सीजर की हुई। यह केवल शुरुआत थी। एक के बाद एक अनेक कबीले रोम के विरुद्ध खड़े हुए और हर बार सीजर ने नई रणनीति से उन्हें पराजित किया। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना थी और उसकी सेना की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं उसका सेनापति। वह सैनिकों के पीछे खड़े होकर आदेश नहीं देता था। वह सबसे आगे चलकर युद्ध करता था। वह उन्हीं के साथ भोजन करता, उन्हीं के साथ कठिन यात्राएं करता और रात के अंधेरे में भी शिविरों का निरीक्षण करता। सैनिकों को लगता था कि उनका सेनापति उनके कष्टों को समझता है। यही कारण था कि वे उसके लिए प्राण देने को भी तैयार रहते थे। कुछ समय बाद जर्मनिक नेता आर्योविस्टस ने रोम को चुनौती दी। उसके विशालकाय सैनिकों की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। रोमन सेना के कुछ सैनिक भी भयभीत हो गए। सीजर ने पूरी सेना को एकत्र किया। उसने शांत स्वर में कहा, यदि किसी को भय है तो वह यहीं रुक सकता है। मैं अपनी प्रिय 10वीं सेना के साथ अकेला भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर नया साहस भर दिया। अगले दिन युद्ध हुआ। घंटों तक तलवारें टकराती रहीं। अंततः आर्योविस्टस की सेना पराजित हुई और उसे पीछे हटना पड़ा। अब पूरे रोम में सीजर की वीरता की चर्चा होने लगी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने राइन नदी पर लकड़ी का विशाल पुल बनवाया। उस समय अधिकांश लोग मानते थे कि इतनी प्रबल धारा पर पुल बनाना असंभव है, लेकिन कुछ ही दिनों में रोमन अभियंताओं ने ऐसा कर दिखाया। जब पूरी सेना उस पुल से होकर नदी पार कर गई तो यह केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी। यह पूरे यूरोप के लिए एक संदेश था कि रोम की शक्ति को कोई प्राकृतिक बाधा नहीं रोक सकती। इसके बाद सीजर ने एक और साहसी निर्णय लिया। उसने समुद्र पार कर ब्रिटेन की ओर अभियान चलाया। रोम के अधिकांश नागरिकों ने उस भूमि का नाम तो सुना था, लेकिन वहां तक पहुंचने का साहस किसी ने नहीं किया था। समुद्र उग्र था, मौसम अनिश्चित था और सामने ऐसे योद्धा थे जिनकी युद्ध शैली रोमन सैनिकों के लिए बिल्कुल नई थी। युद्ध कठिन रहा। यद्यपि यह अभियान स्थायी विजय में नहीं बदला, फिर भी सीजर ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि रोम की सेना समुद्र पार भी युद्ध कर सकती है। उसकी प्रतिष्ठा अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन गौल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कुछ वर्षों बाद एक ऐसा नेता उभरा जिसने लगभग पूरे गौल को एकजुट कर दिया। उसका नाम था वर्सिंजेटोरिक्स। वह साहसी था, बुद्धिमान था और अपने लोगों का प्रिय नेता था। उसने समझ लिया था कि यदि सभी कबीले एकजुट हो जाएं, तभी रोम को रोका जा सकता है। सीजर के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी। गौल के लगभग सभी प्रमुख कबीले एक ध्वज के नीचे आ झुके थे। युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, प्रतिष्ठा का बन चुका था। यदि सीजर हारता तो वर्षों की सारी विजय व्यर्थ हो जाती, और यदि जीतता तो उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता। निर्णायक संघर्ष अब निकट था। गौल की धरती एक ऐसे युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देने वाली थी। अध्याय 4, रूबिकॉन से रोम तक। वर्सिंजेटोरिक्स के नेतृत्व में गौल के लगभग सभी प्रमुख कबीले एकजुट हो चुके थे। यह जूलियस सीजर के जीवन की सबसे कठिन चुनौती थी। निर्णायक युद्ध एलेसिया के दुर्ग के आसपास लड़ा गया। वर्सिंजेटोरिक्स ने अपने सैनिकों के साथ ऊंची पहाड़ियों पर स्थित किले में शरण ली, जबकि बाहर से गौल की विशाल सेना उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। सीजर ऐसी परिस्थिति में था जहां किसी भी क्षण उसकी सेना दोनों ओर से घिर सकती थी, लेकिन यही वह समय था जब उसकी असाधारण सैन्य प्रतिभा सामने आई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दुर्ग के चारों ओर एक विशाल घेराबंदी बनाएं। इसके बाद उसने बाहर से आने वाली सेना को रोकने के लिए दूसरी दीवार भी बनवा दी। अब रोमन सेना दो विशाल किलाबंदियों के बीच खड़ी थी। एक और किले में बंद शत्रु था और दूसरी ओर बाहर से आती विशाल सेना। दिन बीतते गए, भोजन कम होने लगा, तीरों और भालों की वर्षा लगातार होती रही। हर सुबह नया आक्रमण होता और हर रात घायल सैनिकों की कराह सुनाई देती, लेकिन सीजर अपने सैनिकों का साहस बनाए रखता।
वह स्वयं हर मोर्चे पर पहुंचता, घायल सैनिकों का उत्साह बढ़ाता और उन्हें विश्वास दिलाता कि विजय दूर नहीं है। अंततः वह क्षण आया जब गौल की संयुक्त सेना ने पूरी शक्ति के साथ अंतिम आक्रमण किया। चारों ओर धूल का बादल छा गया, तलवारें टकराने लगीं। युद्ध इतना भीषण था कि कई बार लगा जैसे रोमन सेना अब टूट जाएगी। तभी सीजर स्वयं घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे पहुंचा। अपने सेनापति को सामने देखकर रोमन सैनिकों में नया उत्साह भर गया। उन्होंने पूरी शक्ति से पलटवार किया। संध्या होते होते युद्ध समाप्त हो चुका था। वर्सिंजेटोरिक्स ने समझ लिया कि अब आगे संघर्ष व्यर्थ है। अगले दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर सीजर के शिविर में पहुंचा। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और बिना एक शब्द बोले आत्मसमर्पण कर दिया। गौल का युद्ध समाप्त हो चुका था। लगभग एक दशक तक चले अभियानों के बाद पूरा गौल रोम के अधीन आ गया। इस विजय ने जूलियस सीजर को अपार धन, अनुभवी सेना और ऐसी लोकप्रियता दी जैसी रोम में पहले किसी सेनापति को शायद ही मिली हो। लेकिन उसी समय रोम में परिस्थितियां बदल चुकी थीं। क्रैसस की मृत्यु हो चुकी थी। पोम्पी अब सीनेट के अधिक निकट हो गया था। जो कभी सीजर का सहयोगी था, अब धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनता जा रहा था। सीनेट के प्रभावशाली लोगों को भय था कि यदि सीजर अपनी विजयी सेना के साथ रोम लौटा तो उसका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि गणराज्य की पूरी व्यवस्था बदल सकती है। उन्होंने एक आदेश जारी किया, सीजर अपनी सेना भंग करे और एक सामान्य नागरिक की तरह रोम लौटे। यह आदेश केवल प्रशासनिक नहीं था। यदि वह बिना सेना के लौटता तो उसके विरोधी उस पर मुकदमे चलाकर उसका राजनीतिक जीवन समाप्त कर सकते थे। सीजर कई दिनों तक विचार करता रहा। एक ओर उसका वर्षों का परिश्रम था, दूसरी ओर रोम का कानून। यदि वह आदेश मान लेता तो सब कुछ खो सकता था। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता तो गृह युद्ध निश्चित था। अंततः वह अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नामक छोटी सी नदी के तट पर पहुंचा। रोमन कानून के अनुसार कोई भी सेनापति अपनी सेना लेकर इस नदी को पार नहीं कर सकता था। नदी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके उस पार इतिहास खड़ा था। रात गहरी थी, सैनिक शांत खड़े थे। सभी की निगाहें अपने सेनापति पर थीं। कुछ क्षणों तक सीजर मौन रहा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब निर्णय हो चुका है। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। रूबिकॉन पार हो चुकी थी। उस एक कदम ने रोमन गणराज्य को गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया। यह वही क्षण था जिसके बाद लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। सीजर तेजी से रोम की ओर बढ़ने लगा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि अनेक नगर बिना युद्ध के ही उसके अधीन आते गए। जब पोम्पी को यह समाचार मिला तो उसने समझ लिया कि सीजर को रोकना आसान नहीं होगा। सीनेट में घबराहट फैल गई। कई प्रभावशाली नेता और स्वयं पोम्पी रोम छोड़कर दक्षिण की ओर निकल गए। कुछ ही दिनों बाद जूलियस सीजर बिना बड़े संघर्ष के रोम में प्रवेश कर गया। जिस व्यक्ति को कभी राजधानी से दूर भेजा गया था, वही अब विजेता बनकर लौट रहा था। लेकिन उसने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। उसने अपने विरोधियों की संपत्ति लूटने या निर्दोष लोगों को दंड देने के बजाय व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। वह जानता था कि युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन पूरे राष्ट्र को अपने साथ लेकर चलना उससे कहीं अधिक कठिन है। फिर भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। पोम्पी अपनी सेना के साथ पूर्व की ओर चला गया था और वहां विशाल सेना तैयार कर रहा था। अंतिम निर्णय अभी शेष था। दो महान सेनापति जो कभी एक ही गठबंधन के साथी थे, अब इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध में आमने सामने आने वाले थे। उस युद्ध का परिणाम केवल यह तय नहीं करने वाला था कि रोम का शासक कौन बनेगा, वह यह भी तय करने वाला था कि आने वाली सदियों तक रोम का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अध्याय 5, विश्वासघात की अंतिम संध्या। रूबिकॉन नदी पार करने के बाद जो गृह युद्ध आरंभ हुआ था, उसका निर्णायक चरण अब निकट आ चुका था। जूलियस सीजर रोम पर अधिकार कर चुका था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी पोम्पी अभी जीवित था। वह पूर्वी प्रांतों में पहुंचकर विशाल सेना एकत्र कर चुका था। अनेक प्रभावशाली सीनेटर और पुराने रोमन कुलीन भी उसके साथ थे। सीजर जानता था कि जब तक पोम्पी पराजित नहीं होगा, तब तक रोम में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। कुछ समय बाद दोनों सेनाएं यूनान की धरती पर फेरसालस के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। संख्या के आधार पर पोम्पी की सेना कहीं अधिक बड़ी थी। उसके पास अधिक घुड़सवार थे, अधिक संसाधन थे और सीनेट का समर्थन भी उसके साथ था। दूसरी ओर सीजर की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उसके सैनिक वर्षों तक गौल के युद्धों में तप कर निकले थे।
वे अपने सेनापति पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। युद्ध आरंभ हुआ। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। भाले हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और तलवारों की टक्कर से पूरा मैदान गूंज उठा। निर्णायक क्षण तब आया जब पोम्पी के घुड़सवारों ने रोमन पंक्ति को तोड़ने का प्रयास किया। सीजर पहले से ही इसकी आशंका कर चुका था। उसने अपनी एक विशेष टुकड़ी को छिपाकर रखा था। जैसे ही अवसर आया, उसने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से पोम्पी की सेना में भ्रम फैल गया। कुछ ही समय में उसका सुव्यवस्थित मोर्चा बिखरने लगा। युद्ध समाप्त हुआ। पोम्पी पराजित हो चुका था। वह अपने प्राण बचाकर मिस्र की ओर भाग गया, इस आशा में कि वहां उसे शरण मिल जाएगी। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब वह मिस्र पहुंचा, तब वहां के शासकों ने यह सोचकर कि वे सीजर को प्रसन्न कर देंगे, विश्वासघात करते हुए उसकी हत्या कर दी। कुछ समय बाद जब जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा, तो उसके सामने एक पात्र में पोम्पी का कटा हुआ सिर प्रस्तुत किया गया। मिस्र के अधिकारियों को लगा कि सीजर प्रसन्न होगा, किंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। सीजर कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें नम हो उठीं। जिस व्यक्ति ने कभी उसके साथ सत्ता का स्वप्न देखा था, जिसके साथ उसने वर्षों तक राजनीति की थी, उसका ऐसा अंत देखकर वह भीतर तक विचलित हो गया। उसने पोम्पी के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार का आदेश दिया। यही जूलियस सीजर का स्वभाव था। वह युद्ध में कठोर हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत वैर को जीवन भर नहीं ढोता था। मिस्र में रहते हुए उसकी भेंट वहां की युवा और अत्यंत बुद्धिमान रानी क्लियोपेट्रा से हुई। उस समय मिस्र के राज परिवार में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। क्लियोपेट्रा ने सीजर से सहायता मांगी। कहा जाता है कि पहली भेंट में ही उसकी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और राजनीतिक समझ ने सीजर को प्रभावित किया। दोनों के बीच गहरा विश्वास स्थापित हुआ और सीजर के समर्थन से क्लियोपेट्रा पुनः मिस्र की रानी बनी। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इतिहास सीजेरियन के नाम से जानता है। मिस्र से लौटने के बाद भी सीजर को कई विद्रोहों और युद्धों का सामना करना पड़ा। उसने एशिया और अफ्रीका में अपने विरोधियों को पराजित किया और अंततः रोम लौट आया। अब वह रोम का निर्विवाद नेता था। उसके सम्मान में भव्य विजय समारोह आयोजित किए गए। सड़कों पर फूल बिछाए गए। जनता उसका स्वागत कर रही थी। जहां कभी उसके विरोधी उसकी असफलता की प्रतीक्षा करते थे, वहीं अब पूरा रोम उसकी उपलब्धियों की चर्चा कर रहा था। सीजर ने सत्ता संभालने के बाद अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया, गरीब नागरिकों के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई और रोमन पंचांग में सुधार कराया। उसी सुधार के कारण जूलियन कैलेंडर अस्तित्व में आया, जिसने आने वाली सदियों तक समय की गणना को प्रभावित किया। उसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। फिर एक दिन सीनेट ने उसे आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। यहीं से परिस्थितियां बदलने लगीं। सीजर स्वयं को रोम का रक्षक मानता था, लेकिन उसके अनेक विरोधियों को लगने लगा कि अब वह गणराज्य को समाप्त कर राजा बनना चाहता है। रोम में राजा शब्द लोगों को भयभीत कर देता था। रोमन नागरिकों ने सदियों पहले राजशाही का अंत किया था और वे दोबारा किसी राजा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। कुछ सीनेटर गुप्त रूप से मिलने लगे। वे मानने लगे कि यदि अभी सीजर को नहीं रोका गया, तो गणराज्य सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इन षड्यंत्रकारियों में एक नाम ऐसा भी था जिस पर सीजर सबसे अधिक विश्वास करता था, मार्कस जूनियस ब्रूटस। सीजर उसे पुत्र के समान स्नेह देता था। उसे कभी यह कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन वही व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा होगा। गुप्त बैठकों का क्रम तेज हो गया। निर्णय लिया गया कि सीजर की हत्या सीनेट की बैठक के दौरान ही की जाएगी, ताकि पूरा संसार देख सके कि यह किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध का नहीं, बल्कि गणराज्य की रक्षा का कार्य है। निर्धारित दिन निकट आता गया। कुछ लोगों ने सीजर को सावधान रहने की सलाह दी। ज्योतिषियों ने भी उसे उस दिन सीनेट में न जाने की चेतावनी दी। उसकी पत्नी कैलपुर्निया ने एक भयावह स्वप्न देखा और विनती की कि वह घर से बाहर न जाए। कुछ समय के लिए सीजर भी असमंजस में पड़ गया, लेकिन तभी उसके एक सहयोगी ने उसे समझाया कि यदि वह भय के कारण सीनेट नहीं जाएगा, तो लोग उसकी कमजोरी समझेंगे। सीजर ने जाने का निर्णय ले लिया। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसके जीवन का अंतिम निर्णय सिद्ध होने वाला है। सीनेट भवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था।
और वहां केवल सम्मान नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध विश्वासघात भी उसका इंतजार कर रहा था। प्रिय श्रोताओं, यदि जूलियस सीजर की यह अद्भुत जीवन यात्रा आपको इतिहास के उन पन्नों तक ले जाने में सफल रही, जहां साहस, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात एक साथ दिखाई देते हैं, तो इस कहानी को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए, जिन्हें इतिहास की ऐसी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं सुनना पसंद है। नीचे टिप्पणी करके हमें अवश्य बताइए कि जूलियस सीजर के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया। क्या आपको लगता है कि वह केवल एक महान विजेता था, या फिर अपने समय से बहुत आगे सोचने वाला एक दूरदर्शी शासक? आपके विचार हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महापुरुषों, महान विजेताओं, दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और इतिहास की अनसुनी घटनाओं पर विस्तृत ऑडियो बुक लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी के चिन्ह को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि इतिहास की ये अमर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।